हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पहले तो ये बता दीजिए। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, बिकॉज आज की क्लास में हम एक महान साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और पिछला आई होप सो कि आप लोग पिछला 2 वीडियो जरूर देख लिए होंगे इस चैप्टर का, और साथ में ये भी क्लियर कर दें कि जो स्टूडेंट नए हैं, जो अभी जल्द में ज्वाइन किए हैं, वो पहली यूनिट यानी जिसमें 4 चैप्टर फिनिश किया है विथ जो है आपका नोट्स के साथ, और वो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मोशन बायोलॉजी क्लासेस में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां से डायरेक्टली आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, 4 चैप्टर का नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आप बहुत ही बेसब्री से आज की क्लास का वेट कर रहे थे, बिकॉज आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक कहानी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो कि एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसके जीते जी, मतलब जब तक वो अपने जीवन में था तब तक उसको साइंटिस्ट का दर्जा नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर हम मेहनत करें और हम सही तरीके से मेहनत करें तो हमारा जो मेहनत है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे बीच में। इस कहानी के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है ग्रेगर जान मेंडल, यानी कि आप यहां पर समझ सकते हैं एक महान वैज्ञानिक हैं, और कहां पर हैं, किस लिए हैं, हम इसके बारे में अभी बताते हैं हम आपको। ग्रेगर जान मेंडल, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गई। मतलब बहुत ही कम समय तक जिए, लेकिन बहुत ही बड़ा एक इन्वेंशन करके गए, एक बहुत ही बड़ा ये खोज करके गए जो कि आज बायोलॉजी में जो है बायोटेक्नोलॉजी में या अन्य जो बायोलॉजी संबंधित जो साइंस है, इसमें बहुत ही बड़ा एक रिवोल्यूशन आया, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। ठीक है, ग्रेगर जान मेंडल जो थे एक गरीब किसान के घर में जन्म हुआ था इनका। इनकी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। यह एक गरीब किसान में इनका जन्म हुआ था। बचपन में से ही इनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, जो कि आज के बच्चों में नहीं है है ना। इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत बड़ा शौक था, ये पढ़ना चाहते थे अपने लाइफ में, लेकिन गरीबी की वजह से यह मतलब बीच बीच में विचलित हो जाते थे। इसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने सोचा कि अब यह एक चर्च में पादरी बनेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया में एक चर्च में ये पादरी बन गए, क्योंकि पादरी बनने से, पादरी मतलब जो फादर्स होते हैं, ठीक है, जो चर्च में फादर होते हैं उन्हीं को पादरी कहा जाता है। तो जो फादर ये बने, तो ऐसा करने पर इनको पढ़ने का भी मौका मिला और साथ में इनको कुछ जमीनें मिली जो है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सके। क्योंकि एक चर्च हो चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, वहां पर कुछ जमीनें अलॉट की जाती हैं, ताकि उस जैसे मंदिर का होता है तो मंदिर की कुछ जमीनें होती हैं, मस्जिद है तो मस्जिद की कुछ जमीनें होती हैं, उसी प्रकार से चर्च था तो चर्च की भी कुछ जमीनें थी। जिनको यह जो है पादरी थे, तो वहां पर अन्य भी सारे कर्मचारी थे जिनकी देखभाल के लिए वहां पर अनाज उगाए जाते थे। अब मेंडल जो थे वह मैथ और साइंस के विद्यार्थी थे, मैथमेटिक्स और साइंस के एक विद्यार्थी थे, लेकिन इनको मौका मिला कि जो है सब्जी उगाने का, यानी कि इनको बताया गया कि आप जो है आप सब्जी उगाइएगा, क्योंकि सब्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इन्होंने उस समय जो है मटर के बीज को चुना, है ना। जो मेंडल थे इन्होंने मटर के बीज को चुना। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यानी हमने क्या समझा, हमने समझा कि मेंडल एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये पढ़ना लिखना चाहते थे, और पढ़ाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, और इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हमारी पढ़ाई रुकने ना पाए, इसलिए इन्होंने एक चर्च, यानी ऑस्ट्रिया में एक चर्च में क्या हो गए, पादरी। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया वर्ड याद रखिएगा आप लोग, है ना। ऑस्ट्रिया में क्या हो गए, ये पादरी हो गए, और पादरी होने की वजह से इनकी पढ़ाई रुकी नहीं, कंटिन्यूअस हो गई, क्योंकि कुछ पैसे मिल जाते थे और पढ़ने का मौका भी मिल जाता था। और साथ में इनको एक काम दिया गया पादरी बनने के बाद कि आप जो है चर्च की कुछ जमीनें हैं वहां पर आप सब्जी उगाएंगे। अब उनको एक जो है, जो मेंडल थे उनको जमीन भी मिल गई, है ना, सब्जी उगाने के लिए जमीन भी मिल गई इनको। अब जो है यह अपना काम करते थे और सब्जी उगाते थे, और इन्होंने लगभग 28,000 मटर के 28,000 पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। 28,000, ठीक है,
यानी जितने भी चारों तरफ अपने अराउंड में, उनके अराउंड में जितने भी दुकानें थी वहां पे अलग अलग वेराइटीज की जो मटर थी उनको उन्होंने मंगाया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। थे ये मैथमेटिक्स के विद्यार्थी, है ना, मैथमेटिक्स और साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब बात आती है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लगभग 7 मटर के 7 विपर्यासी लक्षण को चुना। और ये किस मटर को लिया था, इस यहां पर हम राइट कर देते हैं। मेंडल जो थे, जो मेंडल ने 1800 यानी 1856 से 1863 ईस्वी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और कई बार मेडिकल एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि भले ही यह मेंडल के लाइफ के ऊपर है लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1856 से 1863 में सन अभी जल्दी ही 2018 के क्वेश्चन में, सॉरी 2019 में ये मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन था कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस सन में था। तो 1856 से 1863 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कुल मिला के 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 7 विपर्यासी लक्षणों पर, यानी मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था। सन 1856 से 1863 में इन्होंने क्या किया, बगीचा मटर पर, बगीचा मटर के पौधे पर प्रयोग किया। ठीक है, बगीचा मटर के पौधे पर प्रयोग किया, जिसका साइंटिफिक नाम क्या था, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सैटिवम। चल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देखा क्या कि 1856 में से 1863 में इन्होंने बगीचा मटर के पौधे पर प्रयोग किया, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सैटिवा था। यह भी कई बार मेडिकल एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। जब इन्होंने 7 साल, बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, 7 साल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद यह 1865 ईस्वी में एक न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर में अपने इस प्रयोग को बताया कि जो जीन का स्थानांतरण होता है वो इस प्रकार से होता है ना। इनका जो मुख्य फोकस था वो 2 लॉ पर था, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, यानी कि पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र व्यूहन का नियम। 2 पर इन्होंने बहुत ही ज्यादा फोकस किया था, है ना। और हालांकि जो ये मतलब मेंडल थे, ये अपने जो मतलब 1965 में जब ये अपने एक न्यूज़पेपर में अपने प्रयोग को पब्लिश किया, तो बच्चों हम अभी भी बताएं आपको कि मेंडल जो थे वो मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट थे, खास करके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। तो इसलिए अपनी सारी जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैथ का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। सन 1865 की बात है, ठीक है, 1865 की। अब यह तो एक तो ये मैथ के स्टूडेंट हैं, दूसरे इन्होंने जो भी लैंग्वेज यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के, बड़े ध्यान से फोकस करिएगा इस पॉइंट को, यानी कहानी है समझिए और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। यानी एक तो ये मैथ के स्टूडेंट, दूसरे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लिखा किस लैंग्वेज में, इन्होंने लिखा मैथ के लैंग्वेज में, यानी जो अपने न्यूज़पेपर में इन्होंने छापा। अन्य साइंटिस्टों को यह अच्छा नहीं लगा, है ना, अन्य जो साइंटिस्ट थे इनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद बच्चों यानी कि सोचिए 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हम लोगों को 1-2 साल कोई पढ़ने के लिए बोल दे तो हम लोगों का दिमाग घूमने लगता है, लेकिन ये 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, जो कि साइंटिस्ट नहीं है, इनको कहीं दर्जा नहीं मिला कि यहाँ साइंटिस्ट हैं, ये कहीं एजुकेशन नहीं हासिल किए थे साइंटिस्ट का, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट था वो, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई साइंटिस्ट देखते ही नहीं थे, क्योंकि मैथ की लैंग्वेज जो थी इन्होंने मैथ की लैंग्वेज में यूज किया था। और अन्य साइंटिस्ट का था कि मैथ का स्टूडेंट बायोलॉजी में क्या कर रहा है ना। और बहुत सारे अन्य विद्यार्थी मतलब बहुत सारे अन्य ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था उस समय एक बुक पब्लिश हुई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
इस बुक को चार्ल्स डार्विन के द्वारा इन्होंने इसको पब्लिश किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे हम पढ़ेंगे विकास वाले चैप्टर में, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि बहुत ही उस समय इसका बोलबाला बहुत था। बिकॉज क्यों था ऐसा, अभी हम बता रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। इसको हमने क्या बोला, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको ज्यादा तवज्जो देने के कई कारण थे। कौन कौन से, एक तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, दूसरे ये इन्होंने जो जिस लैंग्वेज का उपयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो मैथ का यूज किया था, अन्य साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तीसरा, उस समय सबसे बड़ा ये कारण था कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर झगड़ा चल रहा था। यह किताब चार्ल्स डार्विन की है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी इस किताब में बच्चों ये था कि जो इंसान मतलब जो जीव हैं उनका जन्म कैसे हुआ है, इस पृथ्वी पे जो जीव थे वो कैसे आए हैं, है ना। जिसमें चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो इंसान है और इंसान के पूर्वज बंदर हैं, इंसान के जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं। और इसी पे पूरे विश्व मतलब पूरे साइंटिस्टों में तो झगड़ा ही चल रहा था एकदम, कि डार्विन कैसे किसी को बंदर कह सकता है, यानी हमारे पूर्वज को, जो चार्ल्स डार्विन है वो कैसे कह सकता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जबकि चार्ल्स डार्विन के पास इसका जवाब नहीं था। चार्ल्स डार्विन अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। चार्ल्स डार्विन ने जो कहा था कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने कहा कि मानव के जो पूर्वज होते हैं वो बंदर हैं, है ना, जो गोरिल्ला, यानी उनकी प्रजाति से मानव का निर्माण हुआ है। लेकिन इनके पास, चार्ल्स डार्विन के पास सबूत नहीं था कि कैसे हुआ है ना, कैसे हुआ इसका जवाब नहीं था। और जब इसका जवाब नहीं था तो चार्ल्स डार्विन के घर के सामने, जैसे आज होता है ना कि हड़ताल होती है या फिर कोई आंदोलन होता है, उसी प्रकार से लोग आंदोलन करते थे कि बड़े बड़े पोस्टर पे लिखते थे कि चार्ल्स डार्विन तुम्हारे दादाजी बंदर होंगे, तुम बंदर हो, है ना। यानी तरह तरह की कंट्रोवर्सी हो रही थी उस समय। और इसी कारण से मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट को कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन रियलिटी में बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं हम आपको, रियलिटी में मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में इसका जवाब था कि जो हमारा जो जन्म हुआ है, यानी हमारा जो विकास हुआ है, वो हुआ है बंदरों की स्पीसीज से धीरे धीरे बदलाव होते होते। क्योंकि अभी हम विभिन्नता पिछली क्लास में पढ़े ना कि माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से उनसे भिन्न होते हैं। ऐसे ऐसे करके जब हम आगे जाते हैं तो एक नई प्रजाति बन जाती है। सेम उसी प्रकार से मानव की प्रजाति बनी है जो कि बंदरों से है। ऐसा डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने बुक में लिखा। लेकिन इसको कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं था क्योंकि साइंस में हमेशा हाउ का जवाब देना है और वाई का जवाब देना पड़ता है, जो कि डार्विन के पास नहीं था। लेकिन मेंडल ने उसी समय उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया था। लेकिन मेंडल को उस समय तो कोई जान ही नहीं रहा था क्योंकि साइंटिस्ट तो थे नहीं, वो तो एक चर्च के पादरी थे। बस झगड़ा और बढ़ता गया। मेंडल के उस एक्सपेरिमेंट को कोई तवज्जो ही नहीं दिया। लेकिन मेंडल उस समय उस बात को, यानी कि जब एक बार मेंडल जो है लगभग 40 साइंटिस्टों का सभा बैठा था, वहां पर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट को दिया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मेंडल को सारे लोग डांट के भगा दिए। यानी कहें कि ये मैथ का स्टूडेंट यहां इधर क्या कर रहा है और इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या क्या लिखा है यहां पर। क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, चार्ल्स डार्विन की किताबों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। क्योंकि उन्होंने एक बात जो लिखी थी कि मानव का जो जन्म हुआ है बंदर से हुआ, उसी पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। यानी सारे लोग चार्ल्स डार्विन पर गुस्से थे। चार्ल्स डार्विन बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनके पास क्यों का जवाब नहीं था। और उस क्यों का जवाब उसी सभा में उपस्थित मेंडल के नियम के पास था। लेकिन मेंडल के नियम को कोई जान ही नहीं पा रहा था। बस मेंडल उस समय वहां पर यह कह आए कि ठीक है, आज मेरे इस एक्सपेरिमेंट को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक जरूर इसको सारे लोग जानेंगे। ऐसा नहीं कि मेंडल के बाद आनुवंशिकी पर कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने किया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुई क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ करते थे और बहुत सारे लक्षणों पर करते थे। मेंडल इसलिए सफल हो गए क्योंकि मेंडल एक ही लक्षण पर प्रयोग करते थे। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इस कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, चलिए हम उसको इरेज कर देते ताकि आपको स्पष्ट रूप से सब दिखाई दे। यानी इतना तो क्लियर हो गया, पाइसन साइक्लम पर और बगीचा मटर पर किया था। ये 2 पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बगीचा मटर, ये पाइसन साइक्लम। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे आई होप। चलिए अब आगे बात करते हैं। यानी मेंडल ये कह गए कि आज मेरे एक्सपेरिमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं, मरने के बाद भी मेरे इस एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दिया जाएगा।
ऐसा ही हुआ कुछ। सन 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई, मर गए, मेंडल मर गए। उसके बाद इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी वो उसी तरीके से किताबों में, उसी तरीके से जो पेपर था उसी में दबा रखा गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात एक हो जाती है उसको मिलाने के लिए। तो बिल्कुल यहां पर यही हुआ। मेंडल अपनी मेहनत से जो एक्सपेरिमेंट करके गए थे वो अनमोल था और उसको एक ना एक दिन आना ही था बाहर। और 3 अलग अलग देश में 3 अलग अलग महान साइंटिस्ट कौन कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, ये पहले साइंटिस्ट थे। दूसरे हैं कार्ल कोरेंस और तीसरे हैं एरिक वॉन सैरमैक। डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और सैरमैक, ये 3 वैज्ञानिक अलग अलग जगह पर, जो मेंडल ने अपने समाचार पत्र में जो भी कुछ लिखा था इस पर ये तीनों वैज्ञानिक सन 1900 मतलब 1900 ईस्वी में ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। और जब ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, यानी कि जो मेंडल ने जो कुछ भी लिखा था उस आधार पर जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो सारे लोग भौचक्के हो गए, तीनों लोग। यार, यानी कि जिसके बारे में आज लड़ाई चल रही है लगभग 100-200 साल से, उसका तो एक्सपेरिमेंट हो चला है, उसका तो निवारण हो चला है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेंडल मर गए थे, उनको साइंटिस्ट का दर्जा नहीं मिला था बच्चों। यानी ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल की रीडिस्कवरी, ठीक है। मेंडल रीडिस्कवरी नाम दिया गया इनके एक्सपेरिमेंट को। कौन कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन सैरमैक, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और सैरमैक कहते हैं, जो कि सन 1900 में इन्होंने क्या किया? मेंडल के समाचार पत्र के अनुसार उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि मेंडल ने जो आज से लगभग 40 से 45 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट कर गए मेंडल, आज उसका जवाब ढूंढा जा रहा है। और जब इन्होंने अपने मैथ के लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के जब उन्होंने बायोलॉजी के लैंग्वेज में लिखा तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो एकदम सही उतरा। और सन 1903 से 1904, यानी मेनली हम मानते हैं ऐसा, 1903 ईस्वी में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जिसको 200 वर्षों में नहीं सुलझाया जा सका उसको मेंडल ने सुलझा, वो मेंडल जो थे वो उसको सुलझा कर गए थे, लेकिन इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसी समय वो भी जवाब मिल गया जिस कारण से मेंडल का एक मुख्य कारण था, जिस कारण से मेंडल की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा हुआ चार्ल्स डार्विन का बात कि मानव का जो निर्माण हुआ है वो बंदरों से हुआ है। मेंडल तो उसी समय खोज गए थे, लेकिन इसका जवाब जब ये 3 महान साइंटिस्टों ने इसको खोजा तब जाकर मेंडल की जो रीडिस्कवरी हुई, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी जब हुई तो उसके बाद सन 1903, कहीं पर 1904 होता है, तो 1903 में फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी का वैज्ञानिक कहा गया, इनको फादर कहा गया, जनक कहा गया। यानी आनुवंशिकी का जनक जो है मेंडल को 1903 ईस्वी में कहा गया। सोचिए, मरने के कुछ 16 से 20 साल बाद मेंडल को महान साइंटिस्ट का दर्जा मिला। सोचिए, यानी मेंडल एक ऐसे कह सकते हैं कि पता नहीं किस जन्म का उनको सजा मिला कि जीते जी उनको यह उपाधि नहीं मिल पाई, मरने के बाद यह उपाधि मिली, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक। ऐसा नहीं कि मेंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। सबके दिमाग में क्यों का जवाब चाहिए था कि ऐसा क्यों होता है कि एक मानव का लड़का मानव होता है, एक अन्य जीव का लड़का उसी के जैसा क्यों होता है। इसकी डिस्कवरी तो मेंडल करके गए, लेकिन उनके जीते जी उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया। मेंडल को महान
जो आनुवंशिकी का महान जनक कहा गया, उनके मरने के कुछ 18 से 20 साल यानी कि कुल मिलाकर आप ज्वाइन 84 में मरे थे, 1903 ईस्वी में हुआ, तो कुछ 16 से 18 साल 19 साल के बीच में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा गया। मतलब आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, मेंडल जो है आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक महान खोज जो बायोलॉजी में रिवोल्यूशन लाई, एक कह सकते हैं बदलाव लाई। ऐसा नहीं कि ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट भी थे, खास करके जो लाइफ साइंस के बारे में बहुत अच्छा कुछ जानते थे। तो बच्चों, इस कहानी से एक सीख तो यह मिलती है कि पढ़ाई पर किया गया धन खर्च और पढ़ाई में किया गया मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सोचिए, मेंडल के मरने के बाद यह उपाधि मिल रही है फादर ऑफ जेनेटिक्स, और यह युगों युगों तक याद की जाएगी। जो कि कहीं पढ़ लिख कर साइंटिस्ट नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जो कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए पढ़ाई पर किया गया धन खर्च और पढ़ाई पर किया गया मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर आपका पढ़ने में मन है ना, तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी, और शिद्दत से अपने 2 साल 3 साल दे दीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। मेहनत से, ईमानदारी से, क्योंकि पढ़ाई में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। यानी कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूं, 10 घंटे किताब खोल के बैठे हैं, उसी में मोबाइल चला रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। जितना भी पढ़िए, दिल से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आपको जरूर उसका आउटकम मिलेगा। और ये कभी भी कहते हैं ना कि हमें अगर प्यार करना हो तो किताबों से कर लो, ये कभी बेवफा नहीं होती। तो आप लोग बुक की अहमियत समझिए, किताबों की अहमियत समझिए, इस पर ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि लाइफ क्रिएट करने वाला ये चीज है ना। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उससे आप प्यार कर लीजिए, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स से डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को केमिस्ट्री से भी लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ से भी लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट से प्यार कर लीजिए, है ना। अपनी जिंदगी बना लीजिए उस सब्जेक्ट को, बार बार उसको पढ़िए, जिससे आप जितना भागेंगे ना, वो आपके पीछे उतना भागेंगे। सोचिए, मेंडल एक ऐसे महान साइंटिस्ट थे, एक महान ऐसे वैज्ञानिक थे, जिनके मरने के 16 से 20 साल बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा गया। एक कह सकते हैं बदकिस्मत ही थी इनकी, लेकिन फिर भी आज भले वो हमारे बीच में नहीं रहे, हम जब उनका नाम लेते हैं तो हमारे बीच में आ जाते हैं। और आज ही नहीं, आने वाले समय में भी युगों युगों तक, कई हजारों सालों तक, जब तक मानव इस पृथ्वी पर है, तब तक इनका नाम लेता रहेगा। तो कुछ ऐसा काम कर जाओ मेरे प्यारे बच्चों कि आपका नाम जो है कई हजारों सालों तक बना रहे, जैसा कि मेंडल करता। मरने से पहले उनको कोई नहीं समझा, लेकिन मरने के बाद सारे लोग। और इसका कारण सबसे बड़ा कौन थे? ये 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिग्रीज, कार्ल कोलिन्स और इरिक वॉन शेरमार्क। ये तीनों लोग अलग अलग जगह पर जब इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट किया, तो पाया जो मेंडल ने लिखा था वो बिल्कुल सही था। और एक साथ इन्होंने पब्लिश किया तो पता चला तीनों लोग का मत एकदम सही है। जब सारे लोगों ने इस पर ध्यान दिया तो मेंडल को पाया कि सच में वो हमारे बीच में एक ऐसा महान साइंटिस्ट जो नहीं रहा, जिसके एक्सपेरिमेंट उसी समय हो चुके थे। और अगर इस एक्सपेरिमेंट को, यानी कि जब उन्होंने पाइसन सैटिवम यानी जो एक्सपेरिमेंट किया था, अगर उस एक्सपेरिमेंट को सारे लोग समझ गए होते, तो डार्विन को, जो लोग डार्विन को गाली देते थे, डार्विन की किताब पर उंगली उठाते थे, डार्विन के एक्सपेरिमेंट पर उंगली उठाते थे, वो सारे लोग उसी समय चुप हो गए होते। आगे और भी बच्चों इसी तरीके से कहानियां हैं। ये चैप्टर, ये यूनिट आपको हिलने नहीं देगा, आपके दिमाग को हमेशा एक एक इंच खोलेगा और आपको समझ में आएगा कि सच में ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ है। हम कहें ना कि ये पूरी आपकी बायोलॉजी में, क्लास 12 की बायोलॉजी में सबसे बेस्ट यूनिट कह सकते हैं बायोलॉजी की। एक हार्ट है, एक दिल है, तो इसको दिल से ही पढ़ना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में बच्चों, आप लोग जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि वो भी पढ़ सकें, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोट से ही टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, सारे लोग वैसे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई न्यूज हो, कोई कुछ ऐसी बातें हो तो हम वहां पर शेयर करेंगे। अभी जल्द में पेपर भी वहां पर हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो आप लोग जरूर वहां पर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। और आज क्वेश्चन तो नहीं पूछे हम, हाँ ये तो है, क्वेश्चन तो नहीं पूछे हम। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे। आप हमको बताएंगे कि
मिनिस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने डेज का होता है, नॉर्मली नेचुरली कितने डेज का होता है, और किस दिन एग का ओवुलेशन होता है। ठीक है, एग का ओवुलेशन होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एग का फर्टिलाइजेशन किस स्थान पर होता है, उस स्थान का नाम हमें लिखकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।